वेलकम बैक टू डीएस क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं बच्चों हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 प्रैक्टिस पेपर सेट बी। देखिए प्रैक्टिस सेट पेपर बी जो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको प्रैक्टिस पेपर सेट ए देखना है तो मैंने उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। देखिए आपको जो है इसमें बस चेकआउट करना है और पूरे वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, पूरी वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। और बच्चों इस पेपर जो आपको प्रैक्टिस पेपर में करवाने जा रही हूँ उसमें से आपका कितना आता है, 80% का आता है। तो समझ लीजिए जो बच्चे प्राइवेट स्टूडेंट वाले हैं, चाह रहे हैं कि हम पास हो जाएं, तो इसको देख लीजिए, वो आराम से पास हो सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे सोच रहे हैं हमें अच्छे मार्क्स मिले, तो इसमें ऐसे पैसेज हैं जो बार बार आपके वार्षिक परीक्षा में देखने को मिले। तो सभी का पेपर सभी को पता है कि 8 तारीख को है, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। और बहुत से बच्चे तो इसी चीज़ में लगे हैं, तो उसी के बेस पर मैं चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों को पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर दें। देखिए जैसे सेक्शन ए में आपका जैसे रीडिंग आता है और जो कि पैसेज आता है 10 नंबर का। तो सबसे पहले देखिए अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं चाहती हूँ उस पैसेज को आप समझ लें, ताकि अगर ये पैसेज आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिले तो आपको इसे पढ़ने की बजाय आप सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर पर टिक लगाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सर्वे ऑफ द वर्ल्ड्स 100 richest people once revealed that the vast majority of them did not inherit their economy fortune। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एक सर्वे के द्वारा बताया गया है, एक सर्वे के द्वारा क्या बताया गया है कि दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा अमीर लोग उनने अपनी एक बात बताई और उनकी मेजॉरिटी के हिसाब से, मतलब उन सभी का जवाब ये था कि ज़्यादातर उनको जो है, जो उनकी जायदाद है, जो उनका पैसा है, जो मतलब वो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने अमीर हैं, तो उन्हें जो विरासत में ये कोई भी चीज़ नहीं मिली। मतलब उन्हें अपने उनके बाप दादाएं बड़े बड़े आदमी नहीं थी कि उनको पैसा वैसे मिल गया। और 73 ऑफ देम वर सेल्फ मेड, और 73% और उसमें लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद का बिजनेस करके खुद मतलब ये सारी संपत्ति विरासत बनाई है। ऑफ दीज 18% हैड नो कॉलेज एजुकेशन एंड यहाँ पर बताया गया है कि 18% जो लोग हैं उसमें, जो 100 लोग हैं उनमें से 18% लोगों के पास ना तो अच्छी शिक्षा थी, ना ही मतलब बड़ी बड़ी उन्होंने क्वालिफिकेशन किया है, ना ही कुछ अच्छी पढ़ाई उनके पास उनकी में नहीं थी। 36% वर चिल्ड्रन ऑफ पुअर पेरेंट्स। देखिए और यहाँ पर बताया कि 36% जो लोग हैं, जो बच्चे थे वहाँ, मतलब 100 richest पीपल में से, तो उसमें से आपके कितने 36% जो बच्चे हैं उनके माँ बाप जो थे बहुत ज़्यादा गरीब थे। हाउ इज़ इट that people who were born into a poor family, many of whom did not receive any higher formal education। देखिए ऐसे कैसे हो सकता है कि जिनके मतलब जो गरीब परिवारों में पैदा हुए, जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और जिनको मतलब अच्छी एजुकेशन भी प्राप्त नहीं हुई, जिनने अच्छी पढ़ाई भी नहीं करी है, वो इतने बड़े बड़े आदमी कैसे हो सकते। वर एबल टू एम सच वेल्थ, मतलब वो इतनी बड़ी विरासत कैसे खड़ा कर सकते। एंड दैट टू विथ नो हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन। और बताइए बिना किसी हेल्प के, बिना किसी संस्था से, बिना किसी मतलब सरकारी मदद से वो इतना बड़ी वेल्थ, या फिर मैं बोलूँ इतना बड़ा जो बिजनेस है, इतना बड़ा जो मतलब विरासत है, वो कैसे खड़ी कर सकती। द आंसर इज़ दैट इट वॉज बिकॉज ऑफ देयर ओन एफर्ट्स। देखिए बताया गया है कि इसका आंसर बस यही है कि उन्होंने खुद के बलबूते पर, उन्होंने खुद के ज़ोर से, उनकी खुद की मेहनत से, खुद के प्रयासों से ये संभव हो पाया है। सिंपल सी टर्म है कि जब उनको विरासत में नहीं मिली है, जब उनको अच्छी क्वालिफिकेशन से वो पास नहीं हुए, अच्छी क्वालिफिकेशन उनको पढ़ाई नहीं मिली है, एजुकेशन नहीं मिली है, और उनके माँ बाप जो है गरीब फैमिली से, तो सिंपल सी बात है कि उनकी खुद के एफर्ट्स की वजह से वो आज इतने बड़े आदमी है कि नहीं। सही बात है कि नहीं, बताइए। देखिए बच्चों आगे बताया गया है इसमें कि द इल्यूस्ट्रेट अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचर। ये तो प्रकृति के मतलब बुनियादी सिद्धांत है, या मैं बोलूँ कि सिंपल सिद्धांत है, नॉर्मल से सिद्धांत है कि यदि कोई इंसान, deprivation is not just a lack of something, rather it is at some time also
पोजीशन ऑफ समथिंग एल्स। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किसी चीज़ का अभाव या किसी चीज़ का कमी होना ये नहीं दर्शाता है कि हमें मतलब बहुत सारी चीज़ों की कमी। कई बार हमें ये क्या करता है, उसी टाइम पर हमें क्या है एक पैशन आ जाता है हमारे अंदर कि हमें ये चीज़ करना है, किसी और चीज़ को भी क्या करता है, दर्शाता है। क्या? स्ट्रेंथ एंड आ इंसेंटिव टू ओवरकम द सेंस ऑफ लैक। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये हमारे अंदर क्या है, ताकत और प्रोत्साहन की भावना को भी बढ़ाता है, ओवरकम करता है। यहाँ पर आगे बोला गया है इम्पेल्ड से, देखिएगा इम्पेल्ड। देखिए इम्पेल्ड बाय द लॉ ऑफ नेचर इटसेल्फ, अ पर्सन हु कंसिडर हिमसेल्फ टू बी डिप्राइव्ड, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग समथिंग डेवलप्स अ स्ट्रेंथ और अर्ज टू मेक अ एफर्ट्स टू एक्योर दैट विच ही थिंक्स ही इज डिप्राइवेट ऑफ और लैक्स। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जब हमारे मन में क्या होता है, किसी चीज़ की कमी की, या हम सोचते हैं कि हमारे पास ये चीज़ कमी है, तो वो क्या है, हमारे अंदर क्या है, एक सक्रिय भावना भी पैदा करता है कि हमें मतलब हमारे लक्ष्य तक, हमारे मतलब जो भी लक्ष्य है उधर तक पहुंचने के लिए क्या करता है, हमें मोटिवेट करता है। एंड दिस इनर अर्ज कीप्स हिम एक्टिव अंटिल ही रीच हिज गोल। तो यहाँ पर क्या रहता है, ये जो अंदर की करने की चाहत है ना, ये उसको क्या करता है, बढ़ावा देता है। और हमें जब तक बढ़ावा देता है तब तक हम अपने गोल तक, हमारे मकसद तक पहुँच ना जाए। और क्या होता है, टू सक्सेस इन एनीथिंग, और हमें कुछ भी, किसी भी चीज़ में जो है सक्सेस प्राप्त करा देता है। हर एक चीज़ हम पा सकते हैं इसी से। अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी है तो हम आराम से पा सकते हैं, बस हमारे अंदर वो चाह होनी चाहिए, ठीक है। आगे बोला है, इट इज़ नॉट जस्ट अ फेवरल एक्सटर्नल condition that are crucially, it is the inner motivation that matter the most। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये फेवरल एक्सटर्नल चीज़ों से नहीं है कि हम और मतलब हमें कोई फेवर कर रहा है किसी चीज़ के लिए, या फिर कोई एक्सटर्नल कंडीशन होनी चाहिए इसके लिए कि हमें कुछ करना है। ये हमारे एक अंदर का मोटिवेशन होता है, एक अंदर का करने की चाह होती है, जो हमें मतलब सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर ये हमारे पास है ना इनर मोटिवेशन, तो हमें किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कोई चीज़ हो और नहीं हो, अगर ये है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इन फैक्ट इट इज़ ऑफन द केस द फेवरल एक्सटर्नल कंडीशन मेक पीपल कॉम्पल्सेंट एंड इनएक्टिव। देखिए यहाँ पर बोला गया है, अगर किसी के पास फेवरल एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल से मतलब यहाँ पर कोई मतलब किसी का हाथ अपन बोलते हैं ना कि हाँ भाई वो फेवर कर देगा, हमारा ये काम बन जाएगा, तो हम क्या होते जाते हैं धीरे धीरे। अक्सर ये होता है कि अगर क्या होता है अक्सर कि हमारे पास अगर बाहरी चीज़ों के लिए हमारे पास सब कुछ है, जैसे हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो क्या है धीरे धीरे क्या है, हम संतुष्ट होने लगेंगे और हम क्या है थोड़ा सा काम में लेजीपन ले आते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं उस काम के लिए, क्योंकि हमें पता तो है कि हमारे पास है ये सारी चीज़ें। ऑन द अदर हैंड समवन हु फेसेस अनफेवरल एक्सटर्नल कंडीशन डेवलप अ सर्टेन discontentment that it turns can provide him the incentive to make active efforts to change things for himself for the better। देखिए बताया गया कि अगर दूसरी तरफ अगर ये हो कि हम अनफेवरल एक्सटर्नल कंडीशन से जूझ रहे हैं, मतलब जो है हमारी बाहरी परिस्थितियों से, जैसे हम गरीब हैं तो हमारी बाहरी परिस्थितियों पैसा कमाना ही होगा, तो इन सारी कंडीशन से मतलब जूझते हैं, तो हमारे अंदर जो है एक असंतुष्टता की भावना पैदा हो जाती है कि नहीं यार हमें तो करना है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को क्या है और सक्रिय बनाते हैं, और हम जितने एफर्ट्स उसमें लगा सकते हैं, जितना प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास करते हैं चीज़ों को बदलने के लिए और चीज़ों को और बेटर बनाने के लिए। समझ लिया, तो अब हमें इसके क्वेश्चन आंसर करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है कि व्हाट डज द जो सर्वे हुआ है, सर्वे ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल रिव्यूड अबाउट देयर इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स। यहाँ पर बताया गया है कि जो उनकी इकोनॉमिक है, आर्थिक व्यवस्था है या आर्थिक पैसा है, मतलब आपसे पैसे की बात हो रही है, अमीरी की, तो उन्होंने क्या रिवील्ड किया है कि उनको 73% जो है वो इनहेरिटेड है उनकी वेल्थ से, मतलब उनको रियासत उनके बाप दादाओं की नहीं मिली है। 73% वर सेल्फ मेड, या 27 हैड नो कॉलेज एजुकेशन, या फिर बोथ ए और सी दोनों सही है। तो आंसर आप लोगों को बताना है, थोड़ा सा कष्ट करिए और कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या सही है। चलिए तो हम थोड़ा सा पैसेज में देख लेते हैं ताकि आपको ये डाउट ना हो कि क्या गलत है क्या सही है। उसमें बोला गया है
कि 73 जो हैं वो क्या है, इनहेरिटेड है। तो यहाँ पर तो बताया कि वास्ट मेजॉरिटी, ठीक है, इसमें ये नहीं बोला है कि 73%, 73% बताया कि वर सेल्फ मेड। 73% ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद के बलबूते पर ये बनाया। 80% ऐसे लोग हैं जिनने क्या किया है, जिनके पास कोई कॉलेज एजुकेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो बोला है कि 27% के पास नहीं है। तो आंसर आपका बच्चा ये है कि 73% वर सेल्फ मेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बच्चों आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द कंसिडर्ड अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचर रिगार्डिंग डिप्राइवेशन। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मैं बोलूँ कुदरती नेचर क्या है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज की, मतलब कुदरत के बेसिक प्रिंसिपल या कुदरत के बेसिक सिद्धांत क्या है डिप्राइवेशन के लिए। मतलब कि जब हमें किसी भी चीज़ से वंचित होना क्या करता है, जो नेचर का सिद्धांत है डिप्राइवेशन के लिए वंचित, तो क्या करता है, अपने अंदर क्या चीज़ डेवलप करता है। डिप्राइवेशन इज द पोजीशन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड इनसेंसिटिव, या फिर डिप्राइवेशन इज द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन, या फिर डिप्राइवेशन इज अ लैक ऑफ एवरीथिंग, या फिर डिप्राइवेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन सक्सेस। देखिए आंसर है आपका ये कि जो आपका वंचितपन है वो क्या करता है, आपके अंदर जो है स्ट्रेंथ डालता है, ताकत डालता है और एक करने की चाह डालता है जिससे हम हर एक चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि डिप्राइवेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इज़ नॉट था। यहाँ पर कुछ बच्चे पता है क्या लिखेंगे, लैक ऑफ समथिंग। देखिए यहाँ पर इसका जो है, आप इस लाइन को थोड़े गौर से पढ़िएगा कि इट इज़ एट द सेम टाइम, उसी टाइम जो है ये क्या करता है, पोजीशन ऑफ द समथिंग एज अ स्ट्रेंथ एंड अ इनसेंसिटिव। तो ये क्या है, ये आपके जो स्ट्रेंथ है, ताकत है और आपकी करने की चाह है उसको अपने अंदर डेवलप करता है, ठीक है। सो आंसर आपका राइट यही है, कौन सा, सी वाला। थर्ड देखिएगा आप, व्हाट इज़ द emphasized as crucially for success in anything according to the above passage। देखिए सक्सेस के लिए किसी भी चीज़ में, सक्सेस इन एनीथिंग किसी भी चीज़ में जो सफलता है उसके लिए किस पर जोर दिया गया है ऊपर वाले पैसेज में, इनर मोटिवेशन, फेवरल एक्सटर्नल कंडीशन, या फिर कॉम्प्लिनेंसी, या फिर फेवरल कंडीशन, एक्सटर्नल कंडीशन। देखिए यहाँ पर जो जोर दिया गया है वो दिया गया है आपकी अनफेवरल एक्सटर्नल कंडीशन पर। आपका जो मतलब मैं बोलूँ बाहरी परिस्थितियों में जो आपका खिंचाव होता है कि जैसे आप बाहरी परिस्थितियों में सही नहीं है, तो ये आपको जोर देगा किस पर, आपकी सक्सेस पर। और इसमें यही बोला है कि जो मोस्ट रिचेस्ट पीपल है दुनिया के, उन्होंने क्या बोला कि उनको जो है, उनको विरासत में उनकी जायदाद नहीं मिली है, उन्होंने सेल्फ मेड किया। तो इसका आंसर वही होगा सही। फोर्थ वाला देखिएगा, व्हाट डज द सर्वे रिवील अबाउट एजुकेशन बैकग्राउंड ऑफ सेल्फ मेड रिच इंडिविजुअल। सेल्फ मेड जो रिच पर्सन है, मतलब जिन्होंने खुद अमीर बने हैं, खुद अपनी इंडिविजुअलिटी की वजह से जो है वो इतने बड़े मुकाम पर पहुंच पाए हैं, तो उनके लिए जो उन्हें जो एजुकेशन को रिवील किया है कि उनके जीवन में एजुकेशन कितनी थी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें लिखा है मोस्ट ऑफ देम हैड नो फॉर्मल एजुकेशन, ऑल ऑफ देम हैड अ कॉलेज डिग्री। सभी के पास कॉलेज डिग्री है क्या, ये तो बिल्कुल गलत है। ओनली दोज विद कॉलेज एजुकेशन वर सक्सेसफुल, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ वही सक्सेस नहीं है जिनके पास कॉलेज की डिग्री है या फिर वो विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, तो ये दो तो बिल्कुल गलत ही हैं। ये वाला बताइए कि जो मोस्ट है उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, या फिर जो है 80% हैड नो कॉलेज एजुकेशन। तो बच्चा आंसर है आपका 80% हैड नो कॉलेज एजुकेशन। इसका मैं आपको थोड़ा सा पैसेज में भी बता देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए 80% हैड नो कॉलेज एजुकेशन, मतलब 80% ब्यौरे में पता चला है कि जो 80% हैं उनके पास जो है कॉलेज एजुकेशन नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पर फिफ्थ देखिएगा, व्हाट डज द अबव पैसेज सजेस्ट अबाउट द रोल ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन इन मेकिंग पीपल कॉम्प्लिसेंट एंड इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब ये है कि आपको लेजीपन देगा, मतलब क्या है, आप निष्क्रिय हो जाएंगे और जो है आपको वो आत्मसंतुष्ट बना देगा। तो अब पैसेज में सजेस्ट किया मतलब क्या रोल निभाता है आपका एक्सटर्नल कंडीशन, मतलब अगर ये होती है तो, ठीक है।
तो देखिए फर्स्ट ये है कि एक्सटर्नल कंडीशन ऑलवेज लीड टू कॉम्प्लेंसी इज अनरिलेटेड टू एक्सटर्नल कंडीशन। ये तो बिल्कुल गलत होगा, है ना, क्योंकि इससे तो रिलेटेड ही है, क्योंकि हमें जो है संतुष्ट बनाता है। फेवरल एक्सटर्नल कंडीशन में लीड टू कॉम्प्लेंसी। और इसके बाद बोला है कि एक्सटर्नल कंडीशन हैव नो इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आप सभी बताइए। पहले तो देखिए एक्सटर्नल कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, इसका आंसर है सी वाला, कि जो आपकी बाहरी परिस्थितियां होती हैं वो क्या करती है, लीड करती है आपकी कॉम्प्लिनेंसी की संतुष्टता को। ठीक है, कर सकती है ये चीज़, तो इसका सही आंसर यही होगा। अब आपका देखिए 6 वाला देखिए बच्चों कि व्हाट इज़ द मेन कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट रिगार्डिंग सक्सेस। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि क्या है मेन लीड सक्सेस का। देखिए सक्सेस इन डिपेंडेड ऑन एक्सटर्नल कंडीशन, जो सक्सेस होती है वो आपकी बाहरी कंडीशन पर, मतलब जो बाहर की परिस्थितियां हैं उन पर डिपेंड होती हैं क्या, या फिर इनर मोटिवेशन इज इन रिलीवेंट फॉर सक्सेस, या फिर कॉम्प्लेंसी लीड टू सक्सेस, या फिर इनर मोटिवेशन इज क्रूशियली फॉर सक्सेस, नॉट जस्ट एक्सटर्नल कंडीशन। बताइए आंसर क्या है। तो राइट आंसर है बच्चा आपका डी, जो आपका बाहरी जो आपका बाहरी मतलब कंडीशन होती है, परिस्थितियाँ होती है, वो ज़रूरी नहीं होती है। क्या ज़रूरी होता है, अंदर का जो होता है क्या, आपका मोटिवेशन। आप जो अंदर से अपने आप को प्रोत्साहन करते हैं वही आपको जो है सक्सेस दिलाने में काम आता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं आगे का। इसमें लिखा है 7th वाले में, अकॉर्डिंग टू द text, what does the inner urge in a person who consider themselves deprived lead to। देखिए जिस चीज़ के मतलब जिस इंसान के पास कुछ नहीं होता, जैसे गरीब लोग हैं तो वो किसी चीज़ से वंचित हैं, डिप्राइवेट मतलब वो चीज़ से वंचित हैं, तो वो उसको किस तरफ ले जाता है, उसको अर्ज करता है किस तरफ, उसकी जो अंदर की जो प्यास होती है या फिर मैं बोलती हूँ वंचितपन होता है, वो उसे कहाँ लेकर जाता है, कॉम्प्लेंसी की तरफ, या इन एक्टिविटी शीतलता की तरफ, या फिर अपना निष्क्रियता की तरफ, या फिर स्ट्रेंथ एंड एफर्ट टू एक्योर व्हाट इज लेकिंग, या फिर डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल कंडीशनल। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि क्या वो उसकी एक्सटर्नल कंडीशन मतलब जो उसकी बाहरी परिस्थिति होगा उस पर डिपेंड हो जाएगा, या फिर उसको ताकत देती है किसके लिए, उसको प्रयास करने के लिए कि जो उससे वंचित है वो दिया गया है इसमें कि व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलर इज मीनिंग टू द वर्ल्ड इल्यूस्ट्रेट। देखिए इल्यूस्ट्रेट मतलब होता है किसी भी चीज़ का चित्रण करना, व्याख्यान करना या फिर स्पष्ट करना। तो इसका क्या करना है आपको, इज नॉट सिमिलर मतलब आपको कुल मिलाकर इसका अपोजिट निकालना है। अब बहुत से बच्चे इस नॉट को खाकर किस पर टच कर देंगे, एग्जाम्पल पर, कि उदाहरण ही तो होता है, स्पष्टीकरण तो होता है नहीं। हमेशा आपको नॉट दिए जा रहा है तो प्लीज जो वर्ड दिया है उसको क्या है आप थोड़े से ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कि सिमिलर मांग भी रहा है या नहीं मांग रहा है। ठीक है, तो देखिए इंस्टेंस मतलब भी होता है क्या, स्पष्ट करना या फिर चित्रीकरण करना। एग्जाम्पल मतलब होता है उदाहरण आपका। क्लैरिफाई मतलब होता है किसी भी बात को स्पष्टीकरण करना, लेकिन मॉडिफाई मतलब होता है संशोधन करना। तो इन तीनों से अलग क्या है, संशोधन करना। तो आंसर इसका यही है कि इल्यूस्ट्रेट मतलब संशोधन करना नहीं होता, किसी भी बात को जो है मतलब क्लियर वेज पर समझाना होता है। 9th वाला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, कौन सा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड लैक। देखिए लैक का अपोजिट मीनिंग क्या है आपको बस ये बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लैक मतलब क्या होता है। कई बार आपने सुना होगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अपन मोस्टली ये वाला शब्द बोलते हैं इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो लैक मतलब होता है बच्चों कमी। तो यहाँ पर एविडेंस मतलब क्या होता है, प्रचुरता। शॉर्टेज मतलब क्या होता है, कमी। वांट मतलब क्या होता है, चाहना। इनसफिशिएंट मतलब होता है नाकाफी। नाकाफी, शॉर्टेज मतलब तो कमी हो गया, मतलब ये तो मिल रहा है इससे, और हमें इसका अपोजिट बताना है। वांट मतलब क्या होता है, चाहना होता है। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, एविडेंस, क्योंकि एविडेंस मतलब होता है बच्चा प्रचुरता, मतलब जो चीज़ है आपके पास वो प्रचुर मात्रा में है, इनफ मात्रा में है। ठीक है, तो आंसर है आपका एविडेंस। ये कुछ ही शब्द आपको ऐसे देंगे जिसमें आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि जो
इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो चाहेगा कि उसका 10 में से 10 आए, लेकिन यहाँ पर जो है आपके 2 से 3 नंबर इसमें कट जाएंगे। तो पहले से अगर ये आपके पास पैसेज होंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो फिर आपको कोई नंबर कैसे काट सकता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड अर्ज। अर्ज का सिमिलर मीनिंग क्या होता है, मतलब कि कह सकते हैं आप सिनोनिम, कि इसका मिलता जुलता शब्द क्या है। तो देखिए, पहला लिखा है बिलीव, फिर लिखा है डिज़ायर, फिर लिखा है सप्लाई, फिर लिखा है पावर। तो यहाँ पर आपका देखिए आंसर क्या होगा आपका इच्छा। देखिए, अर्ज मतलब क्या होता है, आपको पहले ये पता होता तो आप आराम से इसका मतलब निकाल लेते। अर्ज मतलब होता है किसी चाह की इच्छा, मतलब अपन चाह रहे हैं कि वो चीज़ अपन को मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पर डिज़ायर मतलब भी होता है इच्छा। आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि डिज़ायर मतलब होता है इच्छा। देखिए, सप्लाई, पावर और बिलीव मतलब होता है किसी भी चीज़ पर विश्वास, आस्था। सप्लाई मतलब होता है किसी चीज़ को प्रस्थान देना, ठीक है। और पावर मतलब होता है ताकत। तो ये तो कुछ था ही नहीं, डिज़ायर इसका आंसर था। इसका आंसर डिज़ायर हो गया, इसका आंसर एविडेंस हो गया, इसका आंसर क्या हो गया था, मॉडिफाई हुआ था ना, हाँ मॉडिफाई। इसके बाद यहाँ पर आगे चलेंगे तो आगे का मैंने आप सभी को पहले बता दिया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आपको पहले पैसेज को केयरफुली होकर पढ़ना है। एंड मेक नोट इन इट्स, ऑल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट। आपको 1 नंबर का टाइटल देना है बच्चों, सिंपल सी बात है, और इस पर आपको नोट बनानी है, ठीक है। सो बस बना दीजिए, आप तो वैसे ही इतने इंटेलिजेंट हैं 12th में जो आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं, है ना। एट द फर्स्ट साइलेंस वुड सीम टू बी इसेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि पहली नज़र में या फिर हम पहली बार में क्या कह सकते हैं, साइलेंस मतलब जो चुप रहना होता है या शांत रहना होता है। सीम टू बी द इसेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन कैसी प्रतीत होती है, ये प्रतीत होती है आपको लाइक गैर संचार का साधन। संचार का साधन समझते, कम्युनिकेशन जो बड़ होती है हमारे बीच में, आपस में हम बात करते हैं, तो ये नॉन कम्युनिकेशन हो सकती है, मतलब कि एक गैर संचार, या फिर मैं बोलूँ कि बिना बातचीत का एक साधन हो सकती है। एट वी नो द इन सम सर्क्यूमस्टेशन साइलेंस कैन स्पीक वॉल्यूम। जैसे कि हम कई परिस्थितियों में जानते हैं कि जो साइलेंस है, जो चुप्पी है, वो बहुत कुछ कह सकती है। कैसे? एट वी नो दैट इन सम सर्क्यूमस्टेशन साइलेंस कैन स्पीक वॉल्यूम। कई परिस्थितियों में जो है चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। इट इज़ ऑल्सो अ पोटेंट टूल इन द कम्युनिकेशन टूल बॉक्स। देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी बात करिए कि जो संचार का टूल बॉक्स है उसमें जो आपकी चुप्पी है, जो आपका साइलेंस है, वो क्या है, एक पोटेंट टूल के रूप में जो है, कामगार टूल के रूप में जो है उभर कर आ सकता है, निखर कर आ सकता है। फॉर द स्पीकर एज इट्स एड्स इम्फेस टू पॉइंट और अलाउइंग टाइम फॉर इट्स फुल सिग्निफिकेंस टू सिंक इन। ये उस पॉइंट पर जोर देता है, तब तक क्या रहता है, ये क्या है, पॉइंट पर जोर देता है, इम्फेस करता है, टू पॉइंट अलाउंग टाइम फॉर इट्स फॉर सिग्निफिकेंस टू सिंक इन। और ये फिर इसमें क्या रहता है, एक अपन को टाइम मिल जाता है, एक समय मिल जाता है सही बात को समझने के लिए, हैंडल्ड स्किलफुली। और ये क्या रहता है, पूरे कौशल के साथ हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। इट कैन बिल्ड एंटिसिपेशन फॉर व्हाट इज टू कम द प्रेग्नेंट पोज। देखिए, यहाँ पर बोला गया है आगे कि हम जब गर्भ, कई बार ये क्या करता है, प्रत्याशा पैदा कर देता है गर्भवती अवस्था में। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस एंड गाउज देयर रिएक्शन। देखिए, यहाँ पर बोला है कि ये क्या करता है, ये एक अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप साइलेंट होगे ना, तो लोगों की आंखों में आई कॉन्टैक्ट करके, मतलब आंखों से देखकर आप जो है सामने वाले का रिएक्शन बता सकते हैं, सामने वाले की क्या चीज़ बता सकते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। इट इज़ एन essentially component of the timing of one's delivery। और ये क्या रहता है, ये डिलीवरी के समय पर एक कंपोनेंट, मतलब एक घटक, बहुत महत्वपूर्ण घटक साबित हो सकता है। फॉर द लिसनर, जो सुनते हैं, श्रोता के लिए, साइलेंस कैन बाय टाइम। जो साइलेंस है उसे वो कुछ समय के लिए खरीद सकते हैं। आइदर नो डाइजेस्ट व्हाट हैज़ बीन सेड और टू द कंसिडर्ड एज अ रिस्पॉन्ड और बोथ। देखिए, लेकिन ये और या तो पचा सकते हैं, दोनों चीज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कहा है या फिर जो रिस्पॉन्स हो रहा है, मतलब जो प्रतिक्रिया हो रही है, या फिर दोनों चीज़ कर सकते हैं। साइलेंस विल ऑफन, हाँ रुकिएगा 1 मिनट, दिख नहीं रहा क्या है,
हाँ, साइलेंस विल ऑफन लार द स्पीकर इनटू सेइंग मोर देन ही और सी मे हैव इंटेंड। देखिए यहाँ पर बोला है मौन क्या करता है, अक्सर जो है वक्ता को क्या करता है, बोलने से ज़्यादा सुनने का क्या करता है, अवसर देता है, और उसमें हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये आप बताइए ये सारा खेल किसका था, मतलब आपने पूरा पैसेज को रीड किया, सो आपको क्या समझ में आया कि हम बात किस पे कर रहे हैं, हम बात बच्चों साइलेंस पे कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसका टाइटल क्या होगा, साइलेंस होगा। ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम इसके नोट्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, अगर फर्स्ट में आप ये लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट पॉइंट बन गया। एट द फर्स्ट टाइम साइलेंस वुड सीम टू बी एसेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन, हो गया फर्स्ट वाला। अब सेकंड देखिए, सेकंड में आप क्या करेंगे, 2.1, ठीक है, 2.1 लिखा आपने। अब 2.1 में आप क्या लिख सकते हैं, आप बड़े अच्छे से लिखिए साइलेंस। साइलेंस लिखा आपने, सिर्फ इतना लिखना है आपको, साइलेंस, मतलब आप 2.1 की हेडिंग डाल रहे हैं, सॉरी 2.1 ना लिखकर आप बच्चों क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 2 करके क्या लिख सकते हैं, साइलेंस। आपने लिखा साइलेंस, मतलब अब जो है आप सामने वाला ये समझ जाता है कि अब जो है आप क्या बताने वाले, साइलेंस के ऊपर टिप्पणी देने वाले हैं, साइलेंस के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, 2.1 है तो 2.1 में आप लिख सकते हैं कि इट इज़ आल्सो अ पोटेंट टूल इन द कम्युनिकेशन टूल बॉक्स। आप फर्स्ट ये लिख दीजिएगा। सेकेंड जैसे 2.2 करके लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, फॉर द स्पीकर एज इट, एक मिनट रुकिएगा, एज इट एड एम्फेसिस 2 पॉइंट। ठीक है, 2.3 क्या बोल सकते हैं आप लोग बच्चों, अलाउइंग टाउन फॉर इट्स फुल सिग्निफिकेंस टू सिंक इन। ठीक है, तो ये 3 से 4 पॉइंट आप उसमें लिख दीजिएगा, 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 करके, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अब 2-4 पॉइंट और ऐड कर दीजिए, जैसे आप कर सकते हैं इट की जगह पर, लेकिन बच्चों 12th में आ गए आप लोग तो आपको समझ में आना चाहिए ये इट इंडिकेट कर रहा है आपके साइलेंस को, किसको, साइलेंस को, तो आपको यहाँ पर साइलेंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड लिखिएगा आप लोग इट इज़ की जगह आप लिखेंगे साइलेंस इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द टाइमिंग ऑफ वंस डिलीवरी। ठीक है, 3 पॉइंट में लिख दिया आपने। देखिए आप 4th में आप लिख सकते हैं कि साइलेंस विल ऑफन ल्योर द स्पीकर इनटू सेइंग मोर देन ही और सी मे हैव इंटेंड। ठीक है, तो 4 पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हैं और इसमें आपको आराम से बच्चों 3 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन किसकी और, सेक्शन वी राइटिंग की तरफ, जिसमें आपको क्या लिखा है, फर्स्ट में लिखा है यू आर द स्कूल कैप्टन ऑफ द गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी जबलपुर, राइट अ नोटिस फॉर द अदर मेंबर ऑफ द स्टूडेंट काउंसलिंग टू अटेंड अ मीटिंग टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर एनुअल फंक्शन। आपको क्या करना है, एक नोटिस तैयार करना है। आप जो है गवर्नमेंट बॉय स्कूल हायर सेकेंडरी जबलपुर में पढ़ते हैं बच्चा, और आप क्या है, कैप्टन है स्कूल के, जो गवर्नमेंट स्कूल है बॉयज़ का उसके। तो आपको क्या करना है, सभी को काउंसलिंग करवाना है बच्चों की, और मतलब एक मीटिंग रखवा रहे हैं आप, तो उसमें क्या है आप प्लान करेंगे एनुअल फंक्शन पे, तो आपको एक नोटिस तैयार करना है। और आपको और में क्या दिया है, और में आपको दिया है यू वांटेड टू लेट आउट अ हाउस, प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट टू दिस फैक्ट for publication in a newspaper giving the location of the building, nature or accommodation rent expected etc। आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना है न्यूज़पेपर में, किसके लिए, रेंट के लिए। ठीक है, तो मैंने इसमें बच्चों ये वाला करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3, मतलब जो फर्स्ट का है वो, और का नहीं करवा रही हूँ। इसमें एक नोटिस लिखा है, नोटिस बहुत आराम से लिख सकते हैं, तो इसीलिए मुझे ये ज़्यादा ईजी लगा आप सभी के लिए, तो आप ये तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले बच्चों आपको नोटिस बनाने के लिए एक पैक वो करना पड़ेगा, मतलब जब भी आप जो भी लिखें, जितनी सारी इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे वो सारी पैक डिब्बे में होगी। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ आपको ये वाला क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको ये वाला, कौन सा वाला, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला स्कूल लिखना है, गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी
हायर सीनियर सेकेंडरी जबलपुर, तो आपको इस स्कूल का नाम यहाँ पर मेंशन करना है, यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। फिर इसके बाद आप छतरपुर लिखा है एमपी, यहाँ पर आपको जबलपुर एमपी लिखना है, ठीक है। यहाँ पर फिर आप में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नोटिस फिर मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन, आप किस लिए मीटिंग रख रहे हैं? एनुअल फंक्शन के लिए, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है? ऑल हाउस कैप्टन एंड वाई कैप्टन्स आर इन्फॉर्म टू अटेंड अ मीटिंग रिगार्डिंग द प्लानिंग ऑफ द एनुअल फंक्शन। आप सभी से बोल रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप कैप्टन हैं और आपको एक नोटिस डालना है सभी के लिए, ठीक है। स्कूल ऑफ द अदर मेंबर ऑफ द स्टूडेंट, ऑल द अदर मेंबर मतलब सारे मेंबर जो हैं आपके स्टूडेंट के, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ऑल हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। यहाँ पर एक चीज़ और डालना है कि एंड अदर मेंबर, आप क्या लिखेंगे? एंड अदर मेंबर, आपने क्या लिखा? एंड अदर मेंबर, एंड अदर मेंबर, जो और भी मेंबर है ना स्कूल के, और एंड अदर मेंबर स्टूडेंट, एंड अदर मेंबर स्टूडेंट, आप ये लिखिएगा क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में लिखा था बच्चों, इसलिए आपको ये लिखना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आर इन्फॉर्म टू अटेंड अ मीटिंग रिगार्डिंग द प्लानिंग ऑफ द एनुअल फंक्शन, आपको इतना लिखना है। द मीटिंग विल बी प्रेसिडेंट ओवर बाय द प्रिंसिपल, डेट आपको मेंशन करनी है। फिर इसके बाद वेन्यू, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस जहाँ पर भी आप जो है ये मीटिंग रख रहे हैं वो नाम लिखना है। वेन्यू में टाइम, आपको जो भी टाइम पर आप करना चाह रहे हैं वो टाइम। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ये लिखा है ना प्रांजल शेखावत, ये आपको प्रांजल शेखावत की अजय जो नाम दिया है, यहाँ पर कोई नाम दिया है आपको, यू आर द स्कूल कैप्टन, कुछ नहीं दिया है तो आपको क्या लिखना है? बस कुछ नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर प्रांजल शेखावत लिखा रहना देना। यहाँ पर सेक्रेटरी की जगह पर, स्कूल स्टूडेंट यूनियन की जगह पर यहाँ पर आपको लिखना है कि यहाँ पर लिखना है आपको स्कूल कैप्टन। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों? स्कूल कैप्टन, स्कूल कैप्टन, ठीक है। बहुत आसान है करना, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ऑफ गवर्नमेंट स्कूल भी लिख सकते हैं आप बच्चों के लिए, और ना लिखें तो इतना जो आपको दिख रहा है ना नोटिस, ये भी काफ़ी है, इसमें आपको टोटल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बस देखिए, जैसे आपके माइंड में यही वाला है, जैसे आपके माइंड में कोई और मतलब ये स्कूल का नाम मेंशन है, लेकिन आपको जो नोटिस है उसमें एक किसी भी जगह का नाम दे दिया, तो आपको वही जगह का नाम यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर नोटिस लिखकर जिसके लिए आप बुला रहे हैं उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आपको जिसको बुलाना है उसको बोलना पड़ेगा, और बस सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पर डेट मेंशन, जहाँ रख रहे हैं वेन्यू में वहाँ, और टाइम दे दीजिए, और जो आप हैं वो आपका नाम लिख दीजिए, और जो मतलब आपका पद है, जिस पद पर आप कार्यरत हैं वो लिख दीजिए, ठीक है। बस इतना काम करना है, बाकी सब चाय पानी है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपन आगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग। यू आर अभिषेक सक्सेना रिसाइडिंग एट अ 5G DIG कॉलोनी इंदौर, राइट अ लेटर टू द एडिटर, आपको लेटर लिखना है एडिटर को, ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी, है ना। तो यहाँ पर आपको लाउड स्पीकर के अगेंस्ट जो है क्या लिखना है? कंप्लेन करनी है न्यूज़पेपर में, तो एक लेटर देना है, ठीक है। जो आप मतलब एडिटर है न्यूज़पेपर के, उनको कंप्लेन करनी है, ठीक है। और इसमें सेकंड दिया है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज और रीजनिंग फॉर अपकमिंग NDA एग्ज़ाम। सो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाला जो कि फ़ोन नंबर का ये भी है, लेकिन मेरे को ये ज़्यादा पहला सूटेबल लगा आप सभी के लिए, तो मैंने ये लिया है। बाकी आपको ये चाहिए तो मैं इसका भी बहुत सिंपल वे में मतलब बहुत सिंपल लेटर दे सकती हूँ अगर आपको चाहिए, और मैं जो समझाती हूँ वो आपकी लैंग्वेज में समझाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से आ सके, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसका। देखिए फर्स्ट में जैसे उसमें कोई भी एड्रेस आपको मेंशन नहीं था ना, तो आपको कोई सा भी एड्रेस नहीं देना है। क्या करना है आपको? अपने हिसाब से कोई भी एड्रेस आप फिल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लेटर लिखना है तो आप डियर माधव जो भी है, क्योंकि उसमें तो लिखा नहीं था, उसमें लिखा था कि आपको आपके फ्रेंड को सिर्फ एडवाइस देना है, ठीक है। और नेम आपको मेंशन नहीं था, तो आप बोलेंगे आई होप यू आर डूइंग वेल, आप अच्छा कर रहे होंगे। आई रिसीव योर लेटर, मुझे आपका लेटर प्राप्त हुआ। इन योर लेटर यू हैव आस्क्ड मी टू एडवाइस अबाउट योर फ्यूचर प्लान, और आपके लेटर में आप मुझसे पूछ रहे थे कि आप मुझे या तुम मुझे कोई एडवाइस दो मेरे फ्यूचर प्लान के लिए। यू हैव एक्सप्रेस्ड योर डिज़ायर टू गेट सम
एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। देखिए उसमें बोला कि तुम्हारे जो लेटर है उसमें मुझे ऐसा लगा कि तुम एक्सप्रेस कर रहे हो, तुम्हारी इच्छा जाहिर कर रहे हो ये राजकीय प्रशासन के किसी भी उसके लिए। तो आपको इसके जगह पे बच्चा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टू गेट सम, यहाँ पर NDA जॉब के लिए आप NDA लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, for this you will have to appear in the competitive exam and that thousand of candidate apply for the job। एक मिनट रुकिएगा। एंड फ्यू आर टू बी सेलेक्टेड। देखिए यहाँ पर बोला है कि जिस जॉब में तुम काम कर रहे हो यहाँ पर क्या है, तुम अपियर कर रहे हो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ पर 1000 कैंडिडेट्स हैं। कैंडिडेट्स मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मतलब अभ्यर्थी हैं जो आपके साथ जो है हज़ारों की संख्या में हैं जो अप्लाई कर रहे हैं इन सारी जॉब के लिए। तो और उनमें से कुछ ही हैं जो सिलेक्ट होते हैं। सो दीज एग्ज़ाम आर वेरी टफ। ये एग्ज़ाम जो है बहुत ही टफ है, बहुत ही कठिन है। तो आई एडवाइज़ यू, मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा टू गिव यू फुल ऑफ अटेंशन ऑन द स्टडी ऑफ इंग्लिश जनरल नॉलेज। आपको 3 चीज़ों की मतलब स्टडी के लिए बोलना था, एक इंग्लिश, एक जनरल नॉलेज, एक मैथ, ठीक है। तो आप तीनों चीज़ों के लिए बोलिए यहाँ पर और उसको ऐड कर लीजिएगा, है ना। तो आपको एडवाइस देना है किस किस के लिए, कि तुम जो है अपना पूरा अटेंशन इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथ को दो। बोथ दीज आर वेरी इसेंशियल। ये दोनों ही आप सभी का बोल रहे हैं तो दीज आर करें, बोथ ना लिखिएगा। सो दीज आर वेरी इसेंशियल टू क्रैक अ कॉम्पिटिशन एग्जाम। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक, यहाँ पर NDA एग्ज़ाम लिखिएगा, NDA, ठीक है, ये लिखिएगा आप। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरा पॉइंट, मेरा जो केंद्र बिंदु है उसको समझा होगा। आई शैल ऑल्सो हेल्प यू एज फार एज पॉसिबल। माई बेस्ट रिगार्ड टू यू टू योर पेरेंट्स। वो बोलता है मैं जितना हो सके मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और मेरा नमस्कार, मेरा बेस्ट रिगार्ड दीजिएगा माता पिता को। योर ट्रूली क्या है, शेखर या श्वेता, शेखर या श्वेता आपके हिसाब से लिख लीजिए, आप जो भी है। और आपके जो क्वेश्चन है बच्चों उसमें ऐसा कोई भी नाम प्रोवाइड नहीं था, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये था आपका क्या, एक राइट अ लेटर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप लोगों को देखने को मिल रहा है क्या, आपको देखने को क्या मिल रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पर आपको दिया है क्या, या तो आप इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में लिखिए या फिर राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड्स। आपको ये 4 नंबर का दिया है जिसमें से आपको किसी भी एक टॉपिक पर, जैसे आपको दिया है वैल्यू है ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट, या फिर पावर ऑफ प्रेस इन डेमोक्रेसी, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्री, या फिर सोशल मीडिया एंड इट्स रोल इन स्टूडेंट लाइफ, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन बून और ब्रांड। इन किसी भी टॉपिक पे से आप एक टॉपिक ले लीजिए। तो आप बताइए कौन सा टॉपिक लेना आप सभी के लिए सूटेबल रहेगा। इसका बेटा मैंने लिया है आपका वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स का। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे अलग से बता दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। और यहाँ पर आगे क्या था, आगे थोड़ा आपका क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों, जो कि यू हैव अ विटनेस एंड एक्सीडेंट राइट अ रिपोर्ट लिखना था। तो वो मैंने नहीं लिखना ज़रूरी समझा, मैंने इसका और का करवा दिया। अगर आपको इसमें से चाहिए हो तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं, मैं इस पर से वीडियो लेकर आ सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे लिखा है कि गेम्स आर नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। जो गेम्स हैं वो जो एजुकेशन है मतलब अध्ययन है उसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जस्ट अ बुक फ्रॉम पार्ट ऑफ एजुकेशन, गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ एजुकेशन। देखिए बताया है कि जिस तरीके से बुक, किताबें एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसी तरह गेम एंड स्पोर्ट्स भी हमारे एजुकेशन का, हमारे अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। फिर आगे बोलना है बुक्स इनलाइटन द माइंड, गेम्स रिफ्रेश द बॉडी। जो बुक है वो हमारे माइंड को विकासशील बनाती है बच्चों, और जो हमारे गेम होते हैं, जो खेल कूद होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को रिफ्रेश करते हैं, मतलब हमारी बॉडी को ताजगी देते हैं। इन अ वर्ड बुक एंड गेम्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे एक दूसरे को जो है एक तरीके से सपोर्ट देते हैं। अगर हम बुक ना पढ़ें तो हमारा माइंड कमज़ोर हो जाएगा, और अगर हम गेम ना खेलें तो क्या होगा, हमारी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है ना। फॉर स्टूडेंट बोथ आर
इसेंशियल। देखिए मतलब स्टूडेंट के लिए, किसी भी विद्यार्थी के लिए दोनों जो हैं बहुत महत्वपूर्ण। एक्सेसेस ऑफ आइदर कैन बी हार्मफुल। ये कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ही बहुत ज़रूरी। अगर आपने एक की एक्सरसाइज की या एक पर ही ध्यान दिया, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, और आप खेल ही खेल रहे हैं तो ये भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग, अ हेल्दी माइंड लिव इन अ हेल्दी बॉडी। देखो पुराने बुजुर्गों द्वारा बोला गया है कि एक हेल्दी माइंड कहाँ रहता है, मतलब एक स्वस्थ दिमाग जो है कहाँ रहता है, एक स्वस्थ बॉडी में। मतलब बहुत आराम से आप कह सकते हैं कि हेल्दी माइंड कहाँ निवास करता है, आपके स्वस्थ जो शरीर है उसमें। इट सिंपली मीन्स दैट बोथ गेम्स एंड बुक आर नेसेसरी। इसका सिंपल या साधारण अर्थ क्या निकलता है बच्चों, कि पढ़ाई और किताबें दोनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड हेल्थ इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर अ पर्सन। एक अच्छा स्वास्थ्य एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होगा, बहुत ज़रूरी होगा। इफ़ अ पर्सन इज़ ऑलवेज इनग्रोस्ड इन बुक। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई इंसान हमेशा बुक में ही इनग्रोस्ड होगा, घुसा रहेगा, वहीं में रहेगा, तो क्या होगा, ही इज़ बाउंडेड टू बी डल एंड लिसनलेस। वो धीरे धीरे करके कैसा हो जाएगा, डल होता जाएगा, भद्दा होता जाएगा, और कैसा होता जाएगा, लिसनलेस। मतलब वो फिर किसी की नहीं सुनेगा। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक अ डल बॉय। मतलब कि ऑल वर्क मतलब सारा काम करना और खेलना नहीं आदमी को क्या करता है, डल बना देता है। रीड्स एंड ओल्ड सेइंग, इसे जो पढ़ रहे हैं आप, इसे भी बुजुर्गों द्वारा ही बोला गया है। लाइफ इज विदाउट चार्म इफ वन इज नॉट हेल्दी एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स गो अ लॉन्ग वे इन अ कीपिंग माई मैन हेल्दी एंड फिट। देखिए बताया गया है कि जिस तरीके से लाइफ में बिना चमक के जो है अधूरी है, इज़ वन ऑफ इज़ नॉट हेल्दी, तो उसी तरीके से अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो वो क्या है, हमारे जो शरीर के लिए वो हानिकारक होगा। एंड गेम्स और स्पोर्ट्स गो अ लॉन्ग वे इन अ कीपिंग अ मैन हेल्दी एंड फिट। और जो है हेल्दी बनाए रखने के लिए कौन सपोर्टिव है, एक तो गेम और एक स्पोर्ट्स। ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारे शरीर को स्वस्थ और फिट बनाने के लिए, तंदुरुस्त बनाने के लिए दोनों ही शक्तिशाली साबित होगी और स्वस्थ साबित होगी। गेम्स आर कंपलसरी इन अ स्कूल। देखिए गेम जो होते हैं, खेल जो होते हैं, कंपलसरी होते हैं स्कूल में। वन पीरियड इज़ रिसीव्ड फॉर गेम। एक पीरियड किसी का भी छूट सकता है, लेकिन कभी भी याद रखना जो लंच की छुट्टी होती है वो आधे घंटा आपको गेम के लिए होती है और आधे घंटा खाने के लिए। तो हर एक स्कूल में कंपलसरी होता है। क्या होता है, कंपलसरी होता है। देयर आर मैनी बेनिफिट दैट कम टू अस थ्रू गेम एंड स्पोर्ट्स। और बहुत सारे बेनिफिट छुपे हुए हैं किस में बच्चों, गेम एंड स्पोर्ट्स में। खेलने में बहुत सारे फ़ायदे आपके निहित हैं। कैसे, आप कुछ बता भी दीजिए, चलिए देखते हैं। फर्स्टली दे कीप अस हेल्दी एंड इन अ गुड स्पिरिट। हमारे अंदर ये अच्छी भावना लाते हैं और हमें क्या रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। आफ्टर अ गेम, किसी भी खेल को खेलने के बाद वन फील्स रिफ्रेश्ड एंड रेडी फॉर द वर्क ऑफ द डे। अपन को एक ही बार में फील हो जाता है गेम खेलने के बाद, या कुछ भी थोड़ा बहुत अपना मनपसंद खेलने के बाद जो है हम कैसा रीजनरेट, रिफ्रेश्ड महसूस करते हैं, और हम क्या हो जाते हैं खेलने के लिए, और कोई भी काम, हमारे दिन का कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गेम और क्या करते हैं, गेम बहुत पावरफुल चीज़ है। गेम ऑल्सो डेवलप अ सेंस ऑफ फेलो फीलिंग एंड comradeship in pupil. Team games are especially helpful in this regard. देखिए ये हमारे अंदर फेलो की भावना, फीलिंग डेवलप करता है। फेलो से मतलब सिर्फ पीछे होने से नहीं है, हमें एक दूसरे के प्रति समर्पित का भाव जो है लोगों में विकसित करता है। टीम्स में स्पेशली जो कैसे टीम गेम होते हैं, टीम गेम मतलब जिसमें 10, 11 या फिर एक झुंड शामिल होता है, तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दे टीच अस द स्पिरिट ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ अ फेलो प्लेयर। देखिए ये क्या करता है, टीम स्पिरिट जो होता है वो हमें सिखाता है, एक भावना सिखाता है कि कैसे हम किसी के ऑर्डर को फॉलो करें। हमारे जो हमसे बड़े प्लेयर्स हैं उनके
ऑर्डर को कैसे फॉलो करें। हु हैपन टू बी अवर कैप्टन, जो हमारे कैप्टन होते हैं। हाउ एवर गेम मस्ट नॉट बी प्ले विद द स्पिरिट ऑफ एनिमिटी, कभी भी, हालांकि कभी भी जो गेम होते हैं ना वो कभी भी हमें ये इसलिए नहीं खिलाते हैं कि हमारे अंदर शत्रुता की भावना बढ़े, सिर्फ हमें इसीलिए खिलाते हैं ताकि हमारे अंदर क्या विकसित हो सके, हमारे अंदर जो है टीम स्पिरिट की भावना हो सके। हाउ एवर एक्सरसाइज इंक्लूडेंस इन गेम इज़ बाउंडेड टू बी हार्मफुल, लेकिन ज़्यादा खेलना भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। टू मच प्ले इज़ हार्मफुल टू हेल्थ एज वेल एज, और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है हमारे हेल्थ के लिए। और यहाँ पर आगे क्या बोला है, ऑल्सो स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन प्ले फील्ड विल मीन्स लेस टाइम फॉर स्टडी स्टूडेंट टू स्टडी। देखिए बताया गया है कि ज़्यादातर खेल के मैदान में समय बिताने का मतलब तो यही हुआ ना कि आप जो है अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को कम समय दे रहे हैं। सो देयर मस्ट बी राइट बैलेंस बिटवीन गेम एंड अदर एक्टिविटी ऑफ लाइफ। तो बड़ी अच्छी बात कही है बच्चों कि ये हमें मतलब निश्चित होना चाहिए, ऐसा माइंड में फिक्स होना चाहिए कि हमारे जीवन की और क्रियाओं के साथ और गेम के साथ, खेल कूद के साथ एक अनुकूल बैलेंस होना चाहिए। बस इतनी सी बात इसमें कही गई है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। ऐसी हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल DS क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुँच सके। और इतनी देर वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से सेक्शन C की तरफ, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। देखिए फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट में क्या बोला है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, आपको 5 करने। तो इसमें फर्स्ट क्या दिया है बच्चों, वर्क हार्ड ब्लैंक यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो नहीं तो आप क्या होगे, फेल हो जाओगे। नहीं तो मतलब क्या बोलेंगे, बट मतलब तो लेकिन होता है, एंड मतलब तो और होता है। तो ऐसी जगह पे हम एल्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एल्स। क्यों यूज़ करते हैं हम वो भी बताते हैं बच्चों आपको। देखिए यहाँ पर एल्स इसलिए यूज़ किया जाएगा क्योंकि एल्स का मतलब होता है अन्यथा। जब हम यहाँ बोल रहे हैं ना कि वर्क हार्ड, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम जो है फेल हो जाओगे, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, एल्स आएगा। अब सेकंड देखिएगा क्या दिया है, सेकंड, ही राइट्स लेफ्ट हैंड, वो किस हाथ से लिखता है, लेफ्ट हैंड से। तो यहाँ पर आएगा वाई, वो जो है अपने उल्टे हाथ के द्वारा या वाई हाथ के द्वारा लिखता है, यहाँ पर वाई आएगा। थर्ड, देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल, जो पूल है उसमें बिल्कुल पानी नहीं है। अब यहाँ एनी आएगा, सम आएगा या फिर मैनी आएगा, बताइए। तो बच्चों यहाँ पर क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, पहले बता दीजिए। देखिए मैनी की कंडीशन मैं आप सभी को बताती हूँ। मैनी बोलता है कि ब्लैंक के बाद में, ब्लैंक के बाद में अगर क्या आएगा आपका काउंटेबल और क्या आपका आएगा प्लूरल, तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर तो वाटर बोल रहा है कि मैं कोई काउंटेबल वाउंटेबल नहीं हूँ, मैं तो किसी से नहीं गिना सकता हूँ। तो यहाँ पर तो मैं नहीं बोलता, फिर मैं नहीं लगाऊंगा। तो सम की क्या कंडीशन होती है बच्चों, सम आता है सिंपल सेंटेंस में। तो यहाँ पर तो इन लोगों ने क्या दे दिया है, नॉट, तो ये भी नहीं आएगा। तो अब क्या आएगा, अब आएगा आपका क्या, एनी, क्योंकि एनी बोलता है कि मैं वहाँ आता हूँ जहाँ पर नॉट रहता है। तो इसमें सेंटेंस में नॉट है, हाँ है, तो इसीलिए यहाँ पर एनी आएगा। आप फोर्थ देखिएगा बच्चों, आई ब्लैंक हिम यस्टरडे, मैं उससे कब मिला, यस्टरडे को मिला। ऐसी कंडीशन में आप क्या लिखिए, हैडंट सीन लिखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर यस्टरडे लिखा है। और सेकंड बात ये है कि ये जो है आपकी पास्ट की परफेक्ट की है और ये जो है आपकी प्रेजेंट की परफेक्ट की है। तो प्रेजेंट का तो इसमें कुछ है ही नहीं। डिडंट सीन में और हैडंट सीन में क्या आना चाहिए आपका, मोस्ट करेक्टली बोले तो हैडंट सी होगा। डिडंट सी भी लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पर आपको हैडंट सीन ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो ऐसी कंडीशन आती नहीं है कि दोनों चीज़ें साथ में दे दें, यहाँ पर वो कुछ और देंगे आपको, लेकिन ऐसी कंडीशन में आप हैडंट सी ही लिखेंगे, ठीक है। फिफ्थ देखिएगा, ही टीचेस इन यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पर पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। अब यूनिवर्सिटी को आप कैसे बोल रहे हैं, आप ऐसे देखो, यू, इस यू का उच्चारण आप ऐसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना यू का उच्चारण। तो क्या ये जो या है वो वोवेल है, हिंदी वोवेल में आता है। हिंदी वोवेल कहाँ से कहाँ तक रहते हैं, आ से लेकर आ तक, तो उसमें कहीं आता है, नहीं आता। अगर हिंदी वोवेल नहीं आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ए। ही टीचेस इन
आ यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पढ़ाती है, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। अब कहाँ पढ़ाती है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 6 देखिएगा बच्चों, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, आई क्लाइम ट्री, मैं कहाँ पर चढ़ जाता था, पेड़ पर चढ़ जाता था। अब यहाँ पर कैन आएगा, कुड आएगा, मे आएगा। चढ़ जाता था, चढ़ सकता था, सकता था। देखिए जब हम कोई एबिलिटी बताते हैं तो कैन या कुड आता है, मे नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पर कैन आएगा या कुड आएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस आपको पास्ट में दिया था, तो आपको कैन की पास्ट जो है वही लिखनी पड़ेगी। पास्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, कुड, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, आई कुड क्लाइम ट्री, सही ये होगा। अगर फर्स्ट सेंटेंस आपको क्या दिया है, फर्स्ट सेंटेंस आपको पास्ट में दिया है तो आपको सेकंड सेंटेंस को भी पास्ट में ही ले जाना पड़ेगा। फर्स्ट सेंटेंस अगर प्रेजेंट में दिया होता, यहाँ पर इज होता, तो फिर यहाँ पर हम कैन लगा सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, डू एज डायरेक्टेड एनी 5, आपको कैसे करने हैं, 5 करने हैं, ठीक है। ही हैज़ नॉट चीटेड यू, उसने जो तुम्हें चीट नहीं किया है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, देखिए बच्चों 12th वाले बच्चे तो ध्यान दें, आपको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव तो देने नहीं है, वो क्या देंगे आपको, सब्जेक्ट की ही ऑब्जेक्ट फॉर्म देंगे। ये जो यू देख रहे हैं आप, ये उसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म है, इसको ही आपको पहले सब्जेक्ट में ले जाना पड़ेगा। कैसे ले जाएंगे देख लीजिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, यू, आपने लिखा यू, यू। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं हैज़ आया है, तो हैज़ एक टेंस आगे जाएगा, मतलब मेरे कहने का मतलब है इसमें क्या लग जाएगा आपका, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये किस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट की कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है बच्चों हैज़ बीन। लेकिन बच्चों यहाँ पर गौर फरमाइएगा कि इसमें हैज़ नॉट दिया था, क्या दिया था, हैज़ नॉट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा यू हैज़, यहाँ पर आप आगे क्या लिखेंगे, हैज़ के बाद, यहाँ पर आपको हैज़ के बाद नॉट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, नॉट, फिर लिखना पड़ेगा आपको वीन। आपने लिखा यू हैज़ नॉट वीन, यू हैज़ नॉट वीन क्या बच्चों, चीटेड, तो ये ही आप लिख दीजिएगा क्योंकि चीटेड की थर्ड फॉर्म चीटेड ही होती है। आपने लिखा यू हैज़ नॉट वीन चीटेड बाय, बाय किसके, ही है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा आपका है। तो आपने क्या लिखा, यू हैज़ नॉट बीन चीटेड बाय हिम, आप ये लिख लीजिएगा। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा अच्छे अक्षरों में कि कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड दिया है बच्चों कि दिस इज़ द स्कूल आई टीच हियर, ये वही स्कूल है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। अब इसको आपको क्या करना है, कंबाइन द पेयर सेंटेंस ऑफ सेंटेंस इनटू अ रिलेटिव क्लॉज, इसको क्या है आपको रिलेटिव क्लॉज में चेंज करना है, बस और कुछ नहीं। दोनों को जोड़कर जो है सेंटेंस को, इसको आपको रिलेटिव क्लॉज में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको कंजक्शन यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ आपको सिर्फ इस सेंटेंस में क्या करना है, इन दोनों के बीच में दैट यूज़ करना है और ये बन जाएगा आपका क्या, रिलेटिव क्लॉज। कैसे करना है, कुछ नहीं करना, आपको लिखना है दिस इज़ द स्कूल दैट आई टीच हियर, ये वही स्कूल है जहाँ मैं पढ़ाती हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना है, दोनों के बीच में क्या यूज़ करना है, दैट यूज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अपन। कौन सा सेंटेंस देखेंगे, थर्ड वाला, ही डिड इट, क्या हुआ, ही डिड इट, चेंज इनटू नेगेटिव, आपको क्या करना है, चेंज इनटू नेगेटिव। अब देखना इसमें कुछ नहीं करना है, ही यहाँ पर डिड लिखा है तो आप डिड नॉट लिख दीजिए। और देखिए बच्चों आपको डिड डू डज वाला कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रही हूँ, इतनी मस्त है। डू डज डिड उसमें सब समझाया गया, आप आराम से कर सकते हैं। ही डिड नॉट डू इट, ही डिड नॉट डू इट, इसमें कुछ नहीं होता है। देखिए सबसे पहले इस सेंटेंस को पहचानिए कि कौन सा टेंस है। ये है आपका टेंस बच्चा पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट के इंडेफिनिट में सिंपल जब रहता है तो क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, नहीं होती। जब हम उसे नेगेटिव में ले जाते हैं तब उसमें क्या एक्सिलरी वर्ब यूज होती है जो कि डिड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिड है ना वो एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है, ना कि एज अ हेल्पिंग वर्ब। और जब हम डिड नॉट लगाते हैं ना तो ये तो होती है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या होती है उसकी एक्सिलरी वर्ब। और हम फिर इसमें जो डिड है उसकी फर्स्ट फॉर्म को लेते हैं डू। जैसे हम ड्रिंक की, यहाँ अगर ड्रिंक लिखा होता है तो हम उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, ड्रिंक, है ना। बस इतना करना है। अब फोर्थ वाला देखिए, कौन सा वाला देखिए बच्चों, फोर्थ वाला, व्हाट ही, हाँ, व्हाट ही सेड इज ट्रू। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। आपने जो क्या है, ये अंडरलाइन है ना, ये वाली जो लाइन है आपको अंडरलाइन दिख रही होगी, इसको क्या है पहचानना है कि ये कौन सा क्लॉज है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है और सिर्फ उस क्लॉज का नाम लिखना है।
सो बच्चों ये आपका रिलेटिव क्लॉज है, जो उसने कहा क्या वो सही है तो उससे रिलेशन बता रहा है, तो ये क्लॉज आपका कौन सा है, रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, और आपको आगे देखना है, आगे देखेंगे आप फिफ्थ वाला बच्चों। तो फिफ्थ वाले में क्या दिखा है आपको कि माई फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इसको क्या है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले तो लिखना है माई फादर, है ना, ये सेड टू लिखा है तो ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है एक फैक्ट है, एक एडवाइस है, तो आप इसे किसी भी सेंटेंस में चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप सोचिए कि इज लिखा है तो आप वाज लिख दें, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये माई फादर लिखा है तो आपको माई फादर लिखना है, सेड टू लिखा है तो आप सेड टू की जगह पे क्या लिखेंगे, सेड दैट कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, सैड। फिर इसके बाद आपको जो है मी हटा देना है, फिर इसके बाद आप सिर्फ क्या लिखेंगे, दैट आप लिखेंगे। देखिए आप सिर्फ इतना लिखेंगे, माय फादर मेरे पिताजी जो हैं, माय फादर सैड दैट, ठीक है, दैट। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप जैसे का तैसा इसको लिख दीजिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बस आपको इतना करना है और कुछ नहीं करना। सेड टू की जगह पे आपको क्या करना है, सेड टू की जगह पे आपको क्या करना है बच्चों, सेड टू की जगह पे आपको कुछ नहीं करना, सेड दैट करना है, मी को हटा देना और आपको सिर्फ ये कॉमे वगैरह हटाकर, यहाँ पर जो कॉमा लगा है इसको, और ये इन्वर्टेड कॉमा में है ये वाले कॉमे भी हटाकर आपको बस कुछ नहीं करना है, पूरे का पूरा वैसा लिखना है। बस आपको ऐसा करना है कि सेड की बाद दैट लगा दीजिएगा डायरेक्ट। ठीक है, आप सिक्स्थ वाला देगा आप लोग, एज सून एज द थीप सा द पुलिस ही रैन अवे। जैसे ही जो क्या है, जो चोर है उसने पुलिस को देखा वो वहाँ से भाग गया। ठीक है, ये हो रहा है इसका मतलब। अब आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, नो सूनर, और क्या करना है आपको यहाँ पर यूज़ देन। ठीक है, तो बहुत आसान है। आपको सबसे पहले एज सून एज की जगह पे क्या यूज़ करना है, नो सूनर। आप लिखिए नो सूनर, आपने लिखा नो सूनर। फिर इसके बाद आपको इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको, किसमें, इंट्रोगेटिव में। कैसे इंट्रोगेटिव में, आपको क्या लिखना है, एज सून एज की जगह पे आपने नो सूनर लिखा, अब आपको लिखना है इसको इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ पर सा लिखा था बच्चों, तो जब भी सा आता है मतलब समझ जाइए पास्ट का इंडेफिनिट है। जब इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम डिड लगाकर बनाते हैं, तो हम लिखेंगे नो सूनर डिड द थीप सी द पुलिस। आपने फर्स्ट ऐसा बना लिया। अब आपको दोनों सेंटेंस के बीच में देन लिखना है, देन ही रैन अवे, वो वहाँ से भाग गया। क्या हुआ, वो वहाँ से भाग गया। आपको स्क्रीन पर भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि आपको क्या लिखना है, नो सूनर डिड द थीप सी द पुलिस देन ही रैन अवे। बस इतना आपको काम करना था। ठीक है, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं आराम से। मैंने इसी में समझा दिया है कि आपको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आप समझेंगे कि क्या क्या है। चलिए सेक्शन डी देखते हैं, जिसमें टेक्स्ट बुक के एक्सट्रैक्ट दिए हैं। देखिए अब बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्या बोला गया है आपका, अब बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। आपको इस एक्सट्रैक्ट को पूरा ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके आंसर फिल करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में लिखा है, आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। मुझे याद है एक स्टोरी उदयपी की, जो किसी ने मुझे एक बार बताई थी, जो किसी व्यक्ति की स्टोरी थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल। देखिए एक बच्चा था, यंग मतलब युवा अवस्था में, जो डेली जो है क्या करता था, स्कूल जाता था, और किससे गुजरते हुए, एक ओल्ड टेम्पल से, मतलब एक पुराने मंदिर से गुजरता हुआ वो कहाँ जाता था, स्कूल जाता था। वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, उसके फादर वहाँ पर क्या थे, उसके पिता पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। वहाँ पर वो डेली रुकता था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो बड़े मतलब ब्रीफली होकर, मतलब डेली के डेली वो वहाँ पर रुकता था और प्रार्थना करता था एक जोड़ी शूज़ के लिए, मतलब एक जोड़ी जूते के लिए। 30 ईयर लेटर आई विजिट हिज टाउन एंड टेम्पल। मैं 30 साल के बाद उसी टेम्पल में, उसी टाउन में, उस गांव में, उस टेम्पल
विच वॉज नो ड्रॉन इन एयर ऑफ डिसोल्यूशन, जो एक मतलब हवा का उजड़ा हुआ गांव लग रहा था। इन दिस बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, और पीछे की तरफ मतलब पिछवाड़े में क्या था, अपना मतलब एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, जहाँ पर लाल और सफ़ेद कलर की कुछ चेयरें रखी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और जो वो यंग बॉय था, जो युवा अवस्था में जो लड़का था, उसने ड्रेस पहनी हुई थी ग्रे कलर की। वेयरिंग सॉक एंड शूज, और क्या पहने हुआ था, जूते और उसके मोजे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रो हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बैग, और अपना जो है क्या हुआ, वहाँ पर पहुँचा और अपना जो स्कूल बैग है उसको बेड पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस बॉय को देखते हुए, आई रिमेंबर द प्लेइंग प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गुडनेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, मुझे वही लड़का याद आया जो मतलब डेली के डेली प्रार्थना करता था पेयर ऑफ शूज़ के लिए। तो लगता है जो भगवान है, जो माता रानी है, गॉडेस मतलब कोई जो मतलब लेडी गॉड की बात हो रही है, तो जो है उनने उनकी प्रार्थना सुन ली। लेट मी नेवर लूज दैम, मानो ऐसा लग रहा था कि वो इसे कभी नहीं छोड़ेगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर्स, जो गॉड है उस जो गॉड है मतलब जो भगवान है वहाँ के, उन्होंने उसकी प्रार्थना सुन ली। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रियस्ट नाउ बोर शूज, और जो यंग बॉय था उसने क्या किया था, वो जो शूज़ थे, जो जूते थे, वो पहने हुए थे। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिगर्स इन माई नाइबरहुड रिमेन शूज़ लेस, और बहुत से मेरे मतलब मेरे आस पड़ोस में ऐसे लड़के थे, बच्चे थे, पड़ोसी थे, जो क्या कर रहे थे, रैग पिकर मतलब पन्नियों को कलेक्ट कर रहे थे, उठा रहे थे, जिन्होंने शूज़ लेस थे, जिन्होंने वस्त्र तक और जिन्हें जूते चप्पल नहीं पहने थे। ठीक है, बस इतनी बात इसमें कही गई है। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द यंग बॉय इन यूदीपी प्रे फॉर द टेम्पल एवरी डे, जो यूदीपी में जो यंग बॉय था वो किसके लिए प्रेयर करता था, मतलब किसके लिए, क्या वो खेलनों के लिए या फिर बुक के लिए या पेयर ऑफ शूज़ के लिए या फिर मनी के लिए, बताइए इसमें से वो किसके लिए प्रेयर करता था। तो इसका आंसर है बच्चों, सबसे पहले आप ऊपर देखिएगा, इसमें अलग से लिखा था कि प्रेयर फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, मतलब वो किसके लिए प्रार्थना करता था, पेयर ऑफ शूज़ के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा, पेयर ऑफ शूज़, आंसर है सी वाला। आफ्टर 30 ईयर, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, आफ्टर 30 ईयर व्हाट स्टेट डिड द नरेटर फाइंड द टेम्पल इन व्हेन रिविजिटिंग यूदीपी। देखिए उन्होंने क्या 30 साल के बाद जो नरेटर थे, जो वक्ता थे, वो टेम्पल पहुँचे, तो उनने जब रिविजिट किया मतलब फिर से जो है वहाँ का भ्रमण किया, तो क्या मिला, मतलब वहाँ पर उनको रीनोवेटेड एंड मॉडर्नाइज वस्टलिंग विथ एक्टिविटी ड्रॉन इन डिसोल्यूशन या फिर कन्वर्ट इनटू अ स्कूल। देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा था बच्चों कि जब वो वहाँ पर पहुँचे थे, कौन, जो वक्ता था, जब वहाँ पर पहुँचे थे तो क्या हुआ था, ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब वहाँ पर उन्हें ऐसा मिला, हवा का उजड़ा हुआ एक गांव। तो आंसर आपका कौन सा है बच्चों, सी वाला, कि ड्रॉन इन आ डिसोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हु वर द इंडिविजुअल मेंशन एज रिमाइन शूजलेस इन द नरेटर नाइबर्स। यहाँ पर बताइए कौन जो है मतलब इस पैसेज में जो वक्ता है उसने किसको मेंशन किया है, जिसके पास जो है शूज़ लेस थे, मतलब जिन्होंने वस्त्र जो है वो नहीं पहने थे, ना ही उन्होंने कोई चप्पल जूता कुछ भी नहीं पहना था। तो बताइए स्कूल चिल्ड्रन, रैग पिगर, टेम्पल प्रियस्ट या फिर एल्डर। तो आंसर क्या है बच्चों, रैग पिगर, जो पन्नी बीनने वाले थे वो। क्यों, देखिए यहाँ पर आपको बड़े साफ शब्दों में लिखा है, बट मैनी अदर लाइक द रैग पिगर इन माई नाइबरहुड रिमेन शूजलेस, अभी भी उनके पास जो थे पहनने के लिए शूज़ नहीं थे। तो आंसर आपका क्या हो गया, रैग पिगर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू मीनिंग टू द वर्ड पेंटिंग। कौन सा वर्ड जो है पेंटिंग
मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कि पेंटिंग मतलब क्या होता है। ये वो वाली पेंटिंग नहीं है कि आपने कुछ चित्रकला कर दी और इसका आपको सिमिलर मीनिंग बताना है। क्या बताना है? सिमिलर मीनिंग बताना है। तो आप बताइए क्या मतलब इसका होता है? ब्रीथिंग हैवीली, या फिर टॉकिंग लाउडली, या वॉकिंग क्विकली, या फिर थिंकिंग डीपली। बताइए इसका सही आंसर। आंसर राइट ये होगा ब्रीथिंग हैवीली, मतलब हाँफते हाँफते। ठीक है, देखिए टॉकिंग लाउडली मतलब तेज बात करना होता है, वॉकिंग क्विकली मतलब तेज तेज चलना, और थिंकिंग डीपली मतलब बहुत गहराई से सोचना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चों, हु इज आई इन द अवर पैसेज। इस आई पैसेज में जो हु आई मीन मतलब आई है वो कौन है। यहाँ पर देखिए बहुत बार आई का प्रयोग किया गया है। आई विजिटेड मतलब आपको ये बताना है इसके नरेटर का नाम क्या है। ठीक है, सिर्फ आपको ये बताना है। तो बच्चों मेरे हिसाब से इसका आंसर विलियम डगलस है। आप इस बार एक बार इसको रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन नहीं है इसका थोड़ा सा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इस एक्सट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना है और फिर इसके आंसर देने हैं। देखिए फर्स्ट में लिखा है एंड, एक मिनट रुकिएगा, एंड अनदर टू आस्क कुड दिस सेल इट गैलन ऑफ गैस। मतलब उन्होंने एक अन्य से पूछा। देखिए यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट है तो इसमें पूरा तो दिया नहीं होगा, बीच में से ही देंगे। उन्होंने एक अन्य से पूछा कि वो ये गैलन गैस को बेच सकते हैं क्या, और वो ऐसा नहीं कर सकते। ये स्पष्ट रूप है, दे हैड नन डिडंट इट सीन, डिडंट इट सी। तो यहाँ पर बोला गया उनके पास कुछ नहीं था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। नो इट कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गैन। देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देश की कंट्री में मतलब देश में पैसे की, देश में द कंट्री स्केल ऑफ गैन, जो कंट्री है मतलब कि जो देश है उसको पैसे या गैन के पैमाने पर द रिक्वेस्ट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। मतलब यहाँ पर इस रिक्वेस्टेड का मतलब क्या होगा कि जो भावना है उसकी अपेक्षित लिफ्ट कभी नहीं मिलेगी। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और जो वॉइस है हमारे देश की वो ऐसी प्रतीत होगी जैसे मतलब कोई कंप्लेन कर रहा हो, कोई आप पे आरोप लगा रहा हो। आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। मैं इसमें आपकी कोई भी इसमें इसको छुड़ाने में या इसमें रिलीव करने में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, मतलब मैं उनको मतलब कोई इस बड़े जो भी कंप्लेन है या फिर मैं बोलूँ जितना बड़ा वो है उससे मैं निकालने में कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ द पेन, और इन्हें इस दर्द से एक झटके में निकाला जा सकता है सिर्फ। एट द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सैन, और जब मैं अगले दिन होश में आता हूँ, आई वॉन्डर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड क्या होता है ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। वो ऐसे चौंक जाता है और वो बोलता है कि मैं ऐसा कैसे चाह सकता हूँ कि आप मेरे पास आए और मुझे इस पेन से, इस दर्द से निकाले, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। इस बात पर विवाद हुआ। ठीक है, तो आगे देखेंगे। विवाद से मेरा मतलब यही उलझन है इस पूरे पैसेज में, एक्सट्रैक्ट में चलती रही। देखिए फर्स्ट दिया है कि हु इज़ द पोइट ऑफ द अबव लाइन। ये ऊपर जो पोयम लिखी गई है उसकी क्या पोएम के पोइट कौन। सो इसके लेखक जो हैं वो मतलब इसके जो पोइट जो है वो क्या कौन है, कवि जो है वो कौन है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, या फिर पाब्लो नेरुदा है, या फिर स्टेफन है, या फिर जोहन कीट्स है। तो बच्चों आंसर है आपका वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, सेकंड है वाई कुडंट द पर्सन सेल्फ अ गैलन ऑफ गैस। दे वर आउट ऑफ गैस, दे डिडंट वांट टू सेल, दे हैड नन, दे वर नो गैस स्ट्रे। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग, इस पोएम के अकॉर्डिंग इसमें बोला गया था दे हैड नन, उनके पास कोई गैस नहीं थी। ठीक है, मतलब उनके पास कोई पैसा नहीं था, तो दे हैड नन। तो आंसर बेटा यही रहेगा इसका। थर्ड देखिएगा जरा क्या है, हाउ डज द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम टू एक्सप्रेस इट्स डिससेटिस्फैक्शन। मतलब जो है यहाँ पर आगे इस कंट्री में बताया था ना कि जो कंट्री है उस मतलब वो कैसी प्रतीत हो रही थी, उसकी डिससेटिस्फैक्शन से मतलब असंतुष्टता बोलते हैं ना उसको, उससे थ्रू प्रोटेस्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, या फिर थ्रू पोइट्री एंड लिटरेचर, या फिर
थ्रोट, थ्रो कॉम्प्लेंट या फिर थ्रो साइलेंस। तो आंसर है आपका थ्रो कॉम्प्लेंट्स। ठीक है, चलिए बी वाला देखते हैं बच्चों, इसमें भी एक्सट्रैक्ट वाला देखते हैं अपन। ये दिया है अर्ली दिस ईयर, इस साल के जल्द में आई फाउंड माई सेल्फ अब्रोड आ रूसियान रिसर्च वेसल। देखिए यहाँ पर बताया गया है आप सभी को कि मैंने अपने आप को इस साल जल्दी प्राप्त कर लिया। इसके मतलब प्रारंभिक वर्ष में ही मैंने अपने आप को प्राप्त कर लिया। कहाँ पर? रूसियान में। उसने अपने आप को कहाँ प्राप्त किया? प्रारंभिक साल के प्रारंभिक वर्ष में अब्रॉड में रूसियन रिसर्च वेसल, जो रूसियन रिसर्च वेसल है, जो जहाज अकेडमी है, द एकेडमिक सोकोल्स्की, एक अकेडमी का नाम है। ये अकेडमी का नाम क्या है? सोकोल्स्की। यहाँ पर पाया हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडेस्ट, और यहाँ पर क्या लिखा है? ये एक मिनट रुकिएगा, कॉन्टिनेंट इन दिस वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो दुनिया की सबसे ठंडी शुष्क जगहों में से एक है, और जो जा कहाँ रहा है? अंटार्कटिका की ओर। माय जर्नी बिगेन 1309 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। आपको इसमें डिग्री का नाम इसमें भूमध्य रेखा की डिग्री बताई गई है कि जो है अपनी जो भूमध्य रेखा है नॉर्थ की, जो मद्रास की तरफ जा रहा, मतलब ये मद्रास से जा रहा था। कहाँ पर इसकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी? वो 13.9 की डिग्री में मद्रास की तरफ, जो हमारी भूमध्य रेखा है, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। एंड इनवॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स एंड 3 बॉडी ऑफ वाटर एंड एट लीस्ट, एक मिनट रुकिएगा, एट लीस्ट मैनी इकोस्फीयर। देखिए सो इसमें क्या क्या शामिल था बच्चों? 9 चौकियाँ तुम्हारी, 6 जो मतलब 9 चौकियाँ, और इसके बाद 3 जल निकाय, और जो है आपका 9 चेक पॉइंट, वो 6 चेक पॉइंट सॉरी, है ना। और यहाँ पर एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर, इतने ही, क्या बोले तो इतने ही पारिस्थितिक क्षेत्र वाले जो इकोस्फीयर थे, क्षेत्र थे वो। वाई द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका continent I had been traveling over 100 hour in combination of a car। देखिए बड़ी, जैसे ही उसने क्या किया था, अंटार्कटिका पर कदम रखा था, वो कितना, मतलब कितना, जैसे उसने अंटार्कटिका पे कदम रखा अपना, वो कितना ट्रैवल कर चुका था? 100 घंटे ट्रैवल कर चुका था, एरोप्लेन में, शिप में, और कहाँ? कार में। माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड द यूनिटर रप्टेड ब्लू हॉरिजन वाज आ रिलीफ। देखिए यहाँ पर बोला गया है जैसे ही उसने वाइल्ड लैंडस्केप देखा, कहाँ का? अंटार्कटिका का। उसने जैसे ही सफ़ेद परिक्षेत्र को देखा, उस क्षेत्र को देखते ही उसकी जो मतलब एक प्रकार से वो बहुत आश्चर्य हो गया था, और वो मतलब इमोशनल भी हो चुका था। उसका जो मतलब पहली जो भावना निकली थी उसके अंदर से, जो इतने राहतफुल रही उसके लिए, जैसे उसने वाइल्ड लैंडस्केप को देखा था। ठीक है, एंड फॉलो द विथ एन इमीजिएटली प्रोफाउंड वंडर, और उसके साथ था वंडर एट इज इमेंसिटी इट is lotion, but mainly at how there could ever have been a time when India और Antarctica were part of the same landmass। देखिए बड़ी अच्छी बात कही है, जैसे उसने देखा और वो उसकी विशालता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, उसकी मिट्टी को देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक गया, और उसने सोचा कि कैसे एक ही टाइम पर भारत और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास पर, एक ही ज़मीन पर रहे होंगे, है ना। तो अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बच्चों। फर्स्ट में लिखा है व्हाट वर द विंटर्स फीलिंग ऑन रीचिंग द कॉन्टिनेंट। कैसी फीलिंग होती है राइटर की जब वो कॉन्टिनेंट पर पहुँचता है? ऑफ रिलीफ, बट अमेजमेंट, ऑफ रिलीफ, टायर्डनेस, ऑफ इजोलेशन, अनहैप्पीनेस। देखिए इसके हिसाब से, जैसे अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो वो ऑफ इजोलेशन एंड अनहैप्पीनेस दिख रहा था, क्योंकि उसका इजोलेशन यहाँ पर ही क्लियर हो गया था। ठीक है, तो आंसर ये है, और अगर आपको रीचेक करना है तो बच्चों आप कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम विच लेसन हैज़ द अबव टेक्स्ट बीन टेकन। किस लेसन से इस चैप्टर को लिया गया है, जो ऊपर आपको लाइन दी गई है। ठीक है, तो आपको बताना है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, द टाइगर किंग, या फिर एवांस ट्राइज ऑन लेवल। सो एवांस ट्राइज ऑन लेवल, या फिर मेमोरी ऑफ चिल्ड्रन, द टाइगर किंग, या फिर जर्नी टू द
एंड ऑफ अर्थ, तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए बच्चों कि आंसर क्या है आपका, जनवरी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, वेयर वाज द नरेटर ट्रेवलिंग टू, जो नरेटर है वो कहाँ पर ट्रेवल कर रहा था, एमास्ट्रम में, रूसिया में, इंडिया में, या फिर कहाँ, अंटार्कटिका में। तो ट्रैवलिंग टू कर रहा था, यहाँ पर आपको कर रहा था बताना था। तो आप देखिए फर्स्ट की लाइन में देखिएगा, मैंने अपने आप को कहाँ पाया, फाउंड माई सेल्फ अब्रोड अ रूसियन, तो वो ट्रैवलिंग तो कर रहा था बट कहाँ के लिए कर रहा था अपन को ये बताना है डायरेक्ट, तो आप अंटार्कटिका लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इन द अबव टेक्स्ट द वर्ड इज लोशन मीन्स क्या है बताइए, कनेक्शन, सोसाइटी, या फिर कंपनी, या फिर सेपरेटनेस। सेपरेटनेस इसका राइट आंसर है, क्योंकि बच्चों इज लोशन मतलब होता है आपका अलग, आप बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं एकांतवास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 5, आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने 10 नंबर के, जो कि 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या देखा है बच्चों, व्हाट हैपन व्हेन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, या फिर सेकंड है व्हाई वाज द साहब अनहैप्पी व्हाइल वर्किंग एट द टी स्टोर। थर्ड है आपका व्हाई वाज डुगल्स डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फेयर ऑफ वाटर। फोर्थ है आपका व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। फिफ्थ है why did the servant think Gandhi to be another peasant। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, what were the option the Sophia was dreaming of। तो इनमें से आपको सभी नहीं करना है बच्चों, 5 करना है, गलती ना करें सभी करने की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, आपको 30 वर्ड्स में आंसर देने, जो कि 2-2 नंबर के हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं। सो इसमें आपको सभी के नाम दिए जाते हैं कि कौन से चैप्टर से क्या लिया गया है। ठीक है, फर्स्ट है आपका व्हाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब एज अ स्प्रिंगटिंग, या फिर सेकंड है आपका व्हाई डज द पोएट मीन बाय सेइंग विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। ये वाला और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। और फोर्थ है आपका इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड व्हाई डिड द फारनेस क्योर्स वेल्थी सिटी पीपल। तो आप इनमें से 3 मतलब एनी 3 बोला है तो 3 करिएगा, 4 मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, एनी 2 करना है। व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, व्हाई डिड द महाराज डिसाइड टू गेट मैरिज, और व्हाट इज मिस्टर लैम, वेयर डज ही लिव, है ना। तो इनमें से आपको जो है एनी 2 करने, ये भी 2-2 नंबर के। सारे क्वेश्चन छोटे वाले करिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे। एक सेंट्रल आइडिया आएगा बच्चों, और 2 क्वेश्चन जो है आपके 3-3 नंबर के आएंगे। तो समझ रहे हैं आप, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा क्वेश्चन आंसर को, बड़े वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने हैं आपको। देखिए, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन, या फिर सेकेंड है इन द लेसन व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी। देखिए, ये आपको 3-3 नंबर के हैं, तो थोड़े ज़्यादा वर्ड में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखना बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, या फिर एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रोड साइड स्टैंड। ठीक है, सो आप कर लीजिएगा। और आपको यहाँ पर और क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपका ब्रेफलाई डिस्क्राइब चार्लीज स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस इन द थर्ड लेवल, डिस्क्राइब द डिफिकल्टली फेस्ड बाय डॉक्टर सैडो एंड हिज वाइफ हना व्हेन ही ट्राइज टू हेल्प एनी मे सोल्जर। इसका टोटल आपको कर लेना है। देखिए बच्चों, 2-2 नंबर के आएंगे आपके कितने क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले 3-3 नंबर के आएंगे आपके कितने क्वेश्चन, मान के चलिए 4 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के आने हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, 2 ये और यहाँ पर कितने थे आपके बताइए, एनी 5 ये, तो 5 3 8 और 8 और 2 कितना हो गया 9। तो आपके 9 क्वेश्चन ये आए हैं 2-2 नंबर के, और 3 क्वेश्चन आए हैं आपके कितने नंबर के आए हैं बताइए,
आपके आए हैं 4, मतलब नंबर नहीं 4 क्वेश्चन आए हैं आपके 12 नंबर के। तो आप ध्यान से करिएगा, बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है क्वेश्चन आंसर को। और मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर को याद कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी परेशानी है, दिक्कत है क्लास 12th के इंग्लिश पेपर से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं।